क्लास 9 के सब प्यारे स्टूडेंट, सबका स्वागत है। हर्ष बार से हूँ। राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एकदम आसान कॉन्सेप्ट, मस्त समझ में आएगा। उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। दूसरे पार्ट में हम जाते हैं। कहाँ रुके थे हम पहले पार्ट में, पता है? बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ से बाकी था। बैटल ऑफ प्लासी के पहले का जो भी सारा कुछ था वो हमने पढ़ लिया है। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सो बैटल ऑफ प्लासी, जब भी आएगी बैटल ऑफ प्लासी ना, नाम आएगा सिराजुद्दौला का, क्योंकि उसे फंसाया गया था। वो नवाब था बंगाल का, वो रूल कर रहा था बंगाल के ऊपर। अब ड्यू टू इम्पल्सिव नेचर, ही हैड इम्पल्सिव नेचर, मतलब एड़ा था वो एड़ा नेचर, एकदम दिमागी गुस्सा वाला नेचर जिसका था, बात पे जो फ्यूरियस हो जाए वैसा नेचर। तो इसीलिए ही हैड सम ओपोनेंट्स इन स्टेट, दुश्मन अपने ही स्टेट में बना बैठा था बंदे। अब ये पीरियड में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने कलकत्ता में, बंगाल में अपना एक फोर्ट्रेस, मतलब एक फोर्ट बना लिया। अपनी फैक्ट्री जो थी ना, उसके आसपास एक बड़ा सा फोर्ट बना लिया। रीजन दिया कि सिक्योरिटी के तौर पे। देखो, अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता, ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस दिए। विदाउट परमिशन नहीं ली, सिराजुद्दौला से परमिशन नहीं ली और पूरा फोर्ट बना दिया अपनी फैक्ट्री ट्रेड सेंटर के आसपास। नवाब सिराजुद्दौला था, उन्होंने, उसे पता चला, दिमाग तो एड़ा था ही, फ्यूरियस हो जाता था। उसे किसी ने आकर बताया कि ब्रिटिशरों ने अपनी जो फैक्ट्री है ना, ट्रेड सेंटर, हाँ, उसके आसपास ना फोर्ट बना लिया है। उसकी ऐसी की तैसी लश्कर को भेजा, पूरी आर्मी भेजी, फोर्ट्रेस पूरी गिरा दी, डेस्ट्रॉय कर दी। अब ये न्यूज़ जब मद्रास, मतलब आज का चेन्नई, वहाँ पहुँचा, वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का बड़ा फैला हुआ जमावला था। वहाँ जैसे पहुँचा ये न्यूज़, स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी आर्मी, जिसके टीम लीडर थे, कैप्टन थे रॉबर्ट क्लाइव, वो पूरी आर्मी को लेकर, छोटी सी टुकड़ी आर्मी को लेकर बंगाल पहुँच गए। किसने तोड़ी हमारी फोर्ट है? कौन था? हो, destroyed our fort, please, in order to help the Kolkata trade center. In spite of the army जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। रॉबर्ट क्लाइव जो लेके आया था ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। पर फिर भी उसे पता चल गया था, उतना तो कैलकुलेशन कर ही लिया था, एनालिसिस करके बैठते थे कि हम सिराजुद्दौला और उसके आर्मी को नहीं हरा पाएंगे। They realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So रॉबर्ट क्लाइव ने रिसोर्टेड टू ट्रेजरी, मतलब रिश्वत देना, मतलब राजनीति करने की सोची, कुछ घपला करो, कुछ षड्यंत्र करो, कुछ पॉलिटिक्स गेम खेलो, ये सोचा उसने। तो उसने क्या करा, नवाब को डिफीट करने के प्लान में जो कंस्पिरेसी उसने जो सोची, उसमें क्या था कि नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे, मतलब उसके आर्मी के हेड कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था मीर जाफर और दूसरा नाम था सेठ अमीचंद, इन दोनों को पैसा वैसा खिलाकर और भी कुछ खिलाया होगा, क्या क्या ऑफर दी होगी वो तो पता नहीं। वो तो इन दोनों की आत्माओं को बुलाएंगे, मीर जाफर, सेठ अमीचंद, क्या खिलाया था ब्रिटिशर रॉबर्ट क्लाइव ने आपको? लस्सी वस्सी लाई थी, कुकड़ो। इन दोनों को अपनी ओर ले लिया, कह दिया कि जब भी युद्ध हो ना, आप अपनी ओर। और जैसे युद्ध खत्म होगा ना, मीर जाफर, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज अननेसेसरीली हरेसिंग द पीपल। प्रिटेक्स्ट का मतलब क्या है? कोई पॉइंट तो होना चाहिए युद्ध करने का, सामने खड़े होने के लिए कुछ रीजन तो चाहिए होगा। रीजन क्या दिया है ब्रिटिशरों ने कि नवाब की जो आर्मी है, नवाब जो है वो अननेसेसरीली, बिना जरूरत के ऐसे ही लोगों को हरेस कर रहा है, टीज कर रहा है। सो वॉर डिक्लेयर हो गया। कौन सी जगह पे वॉर डिक्लेयर हुआ? उस जगह का नाम है प्लासी। प्लासी है जगह का नाम। प्लासी है ना, एक ट्री है जिसके फ्लावर से एक सेफ्रॉन कलर बनता है, जो होली में हम यूज़ करते हैं, केसुड़ा, वो प्लासी है ओरिजिनली। उस प्लासी नाम के गांव के ग्राउंड में युद्ध डिक्लेयर हो गया। वजह क्या बताई गई कि नवाब और उसकी आर्मी जो है वो अननेसेसरीली लोगों को टीज करते हैं। प्लान के मुजब मीर जाफर बैटल हार गया। उसे तो हारना ही था, उसे
खिलाया था पैसे पैसे। हाँ, और लालच ये दी गई थी कि मीर जाफर वाह, जैसे तुम लड़ाई हार गए ना, सिराजुद्दौला हार जाएगा और सिराजुद्दौला की जगह पे मीर जाफर साहब आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। ये मन में लड्डू फूटा मीर जाफर को। लड़ाई हार गया, सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रेचरी करी थी, षड्यंत्र बनाया था, राजनीति करी थी। बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ आधे दिन में, दोपहर ही नहीं हुई उससे पहले तो लड़ाई खत्म हो गई। कंपनी गॉट फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। परगनास का मतलब होता है अलग अलग एरियाज। बंगाल के 24 ऐसे अलग अलग एरिया जो थे उसका फ्री होल्ड मतलब उसका जो टैक्स वो वसूलात करने का पूरा जिम्मा, पूरी फ्रीडम ब्रिटिशर को मिल गई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। 10 जो कंपनी रूल का जो फाउंडेशन है, नींव, वो यहाँ कंपनी ने पहली लड़ाई जीत कर रख दी और यहाँ से उन लोगों ने ठाना कि पूरे भारत के ऊपर रूल करेंगे। वॉज लेड विद द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 की बात है। एक लड़ाई खत्म होगी, दूसरी लड़ाई में जाते हैं। दूसरी लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिशरों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और अलग अलग प्रीटेक्स्ट ट्राइड एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। और उन्होंने क्या कोशिश करी कि अब तो ये जो है मीर जाफर अपना ही बंदा है, उसी को ही हमने नवाब बना दिया है बंगाल का। अलग अलग षड्यंत्र करके, देखो डिफरेंट प्रीटेक्स्ट, अलग अलग षड्यंत्र करके, अलग अलग गेम खेल के, अलग अलग बहाने बना के ब्रिटिशरों ने प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, जवेरात, समृद्धि, देखो लिखा है यहाँ पे, वेल्थ हड़पना शुरू कर दिया मीर जाफर से। ग्रीड बहुत ही थी। ये सबसे दुनिया में, इस दुनिया में सबसे लालची लोग यदि कोई है ना तो ब्रिटिशर्स। यूरोपियन में सबसे ज्यादा लालची ब्रिटिशर्स। उसे अब भी ज़्यादा पावर चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इतना ही नहीं, मीर जाफर से भी आगे पावर चाहिए हमें। सो उन्होंने सोचा कि ये मीर जाफर है ना, अब उसे पता चल गया था मीर जाफर को कि ब्रिटिशर मेरा यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग मी। तो उन्होंने फिर मना बना करना शुरू कर दिया होगा। तो ब्रिटिशरों ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और कह दिया कि अब जो हमका है वो होना चाहिए। मीर कासिम ने प्रूव किया कि वो तो मीर जाफर से भी एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, अपनी मनमानी करने वाला बंदा है। सो कंपनी के लिए वो एक थ्रेट, खतरा बन गया। इसलिए मीर कासिम को रिमूव किया, फिर से मीर जाफर को वो बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब क्या हुआ पता है, मीर कासिम को हटाया, मतलब उसके ऊपर लटकती तलवार थी, जान का खतरा था, तो वो भाग गया और बंगाल से अवध, अयोध्या, नवाब अयोध्या के पास वो चला गया कि यार प्लीज़ मुझे रेफ्यूजी के तौर पर प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी जान के ऊपर खतरा है, ब्रिटिशर मेरे पीछे घूम रहे हैं, मुझे कभी भी मार सकते। तो इस टाइम पे ना मुगल एम्पायर थे शाह आलम, वो अवध आए। एक मुगल एम्पायर शाह आलम, एक दूसरे अवध के नवाब और तीसरा मीर कासिम, 3 जने जमा हुए अवध में। इन तीनों ने ये सोचा कि हाथ मिला लेते हैं और तीनों हाथ मिलाकर ब्रिटिशर के अगेंस्ट फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूनाइटेडली। 10 वॉर डिक्लेयर हो गया। बक्सर नाम की जगह पे वॉर डिक्लेयर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट अगेंस्ट यूनाइटेड आर्मी। यूनाइटेड मतलब 3 जनों की आर्मी, मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम, तीनों के बीच लड़ाई हुई। उसमें 22 अक्टूबर 1764 में ये यूनाइटेड आर्मी तीनों ने साथ मिलकर लड़ा, फिर भी हार गए। इसीलिए कंपनी ने बंगाल में आज के 3 स्टेट, मतलब उस समय का पूरा बंगाल, आज के 3 स्टेट मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 स्टेट, उन तीनों स्टेट के, मतलब उस समय पे तो एक ही बंगाल था, बड़ा एरिया था, उसमें दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट का मतलब ये होता है कि उस एरिया में जितना भी मतलब वो फार्म में या फिर फैक्ट्रीज या फिर कुछ भी प्रोडक्शन होता है, उसमें जो भी पैसा मिलता है, उसके ऊपर जो किंग्स उस समय पे थे, नवाब्स थे, वो जो भी टैक्स वसूलते थे ना,
वो पूरा टैक्स वसूलने का फ्रीडम अब, राइट्स अब ब्रिटिशर को मिल गया। अभी देखिए अलग अलग नवाब सब कुछ वसूल कर रहे थे, अब इन सबको मिल गया। और इसके साथ बक्सर खत्म हो गई। बक्सर और प्लेसी दोनों आईएमपी शॉर्ट नोट है। एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल, कंपनी अपना रूल एक्सपांड कर रही है, वो हमें देखने की बात है कि कैसे कंपनी अपना रूल एक्सपांड करेगी। इंग्लिश गवर्नर थे, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया। उसमें क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर है वॉज मेड द गवर्नर जनरल। बंगाल के उस समय के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे ब्रिटिशर के, उससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पूरा इंडिया के गवर्नर जनरल बनाए गए। मतलब पूरे इंडिया में जहाँ पे भी ब्रिटिश रूल है उसका टॉप लीडर वो गवर्नर जनरल। ऑल द ट्रेड पॉलिटिकल एक्टिविटी, कंपनी की जो भी ट्रेडिंग बिजनेस होगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, और ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा, वो देखेगा सब कुछ। मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम। मुंबई के जो गवर्नर थे, मद्रास में जो ब्रिटिश रूल था उसके गवर्नर जो थे, जो पूरी काउंसिल थी, जो ब्रिटिशरों की कमिटी जो थी, वो सारी गवर्नर जनरल के अंडर में आ गई। उसका एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 10 वॉरेन हेस्टिंग, एक मार्क का सवाल। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक मार्क का सवाल बार बार पूछा जाता है बच्चे। वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर बनाया गया, और वो जब रूल कर रहा था ना एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहला मराठा वॉर हुआ, सेकंड मैसूर वॉर हुआ, हैदर अली और मैसूर, वो सब वॉर वहां तब हुए थे। द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ गया बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर सिमिल्टेनियसली। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉब्लम सब बढ़ गए थे क्योंकि सामने मराठा थे, सामने हैदर अली थे, उन सबके सामने पाला पाड़ना था, नोकझोंक थी। अब आया कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के तौर पर। वॉरेन हेस्टिंग आया, उसके बाद आया कॉर्नवालिस, पॉपकॉर्न का बड़ा भाई होगा शायद। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जब कॉर्नवालिस रूल कर रहा था ना, थर्ड मैसूर वॉर हुआ, टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान के सामने लड़ा बनता है, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है टाइगर ऑफ मैसूर। कौन है टाइगर ऑफ मैसूर? टीपू सुल्तान। उसके सामने कौन लड़ा थर्ड मैसूर वॉर में? कॉर्नवालिस। कंपनी हैड टू जॉइन, कंपनी को टीपू सुल्तान के सामने लड़ने के लिए किसी के साथ हाथ मिलाने पड़ गए, और किसके साथ हाथ मिलाने पड़ गए? मराठास के साथ और हैदराबाद में निज़ाम के साथ, तो ताकि हम टीपू सुल्तान को हरा पाए, और हरा दिया। ब्रिटिशरों ने टीपू सुल्तान को हराने के लिए किस किस की हेल्प ली थी? मराठास और निज़ाम की। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस। तीन फोर्स हुई ना, ब्रिटिश, मराठा, निज़ाम। टीपू सुल्तान जीत नहीं पाया, उससे अपनी हार एक्सेप्ट करनी पड़ गई, और ट्रीटी जो मतलब जो ब्रिटिश कहे वो करना, उसके ऊपर साइन करनी पड़ी। अब यहाँ से शुरू होती है सब्सिडरी एलियंस सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस होती है। कॉर्नवालिस के बाद आते हैं गवर्नर जनरल के तौर पर सर जॉन शोरे बिकेम द गवर्नर जनरल ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय हिम। इसने जो पॉलिसी बनाई ना, बड़ी रिजिड थी। ऐसी पॉलिसी थी जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा लूटा जाता था, कड़ी पॉलिसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम, जब भी आप लोगों को परेशान करते हो, ज्यादा से ज्यादा चूसते हो, उसे लूटते हो, तो आपकी वैल्यू डाउन होती है, कंपनी की वैल्यू डाउन। एंड मराठास पूरे एरिया में स्ट्रॉन्ग बनते गए क्योंकि लोगों का सपोर्ट था। ब्रिटिश लूट रहे थे इसलिए उसके ऊपर लोगों का सपोर्ट नहीं था। सो गवर्नर जनरल, उसके बाद आया वेलेस्ली। वेलेस्ली आए जो जॉन शोर के बाद थे। उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई ना, वो बड़ी अच्छी थी। उसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी थी कि कंपनी को इंडिया में सुप्रीम बनाया जाए, पूरे इंडिया में कंपनी का ही रोल होना चाहिए। फॉर दिस वेलेस्ली ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था सब्सिडरी एलियंस सिस्टम। सब्सिडरी एलियंस सिस्टम क्या थी वो देखो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। ये एक मार्क में आ सकता, सर ये एक मार्क में नहीं, 2-3 मार्क में ये सवाल पूछा जा सकता कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी एलियंस सिस्टम क्या थी। पहला, तो आर्मी ट्रेन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी
जिस आर्मी को ट्रेन करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस आर्मी को ट्रेन करती है, सब्सिडारी एलियंस सिस्टम के टर्म्स कंडीशन में आपको समझा रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस आर्मी को ट्रेन करती है विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। जिन्होंने जिस स्टेट में उस समय पे इंडिया में अलग अलग कई सारे किंग्स रूल कर रहे थे, उसमें जो भी किंग ब्रिटिशरों की सब्सिडारी एलियंस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, उससे कंपनी अपने खुद की ट्रेन करी गई आर्मी देता है, प्रोवाइड करता है। ये आर्मी स्टेट को, उस किंग को, उस किंगडम को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अटैक से बचाएगी। रिटर्न में चलो किसी को सवाल होता है कि आर्मी देती भिड़े भाई, हाँ, अब बदले में क्या देना है? बदले में ये देना है, देखो, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंस विथ एक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। देखो, रिटर्न में जिस सिस्टम जिसने भी एक्सेप्ट करी है उसे क्या देना है? स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविनेंसेस, कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स को दे देने जहाँ से इनकम अच्छी होती हो, वैसे इनकम टैक्स से इनकम रेवेन्यू जनरेट हो, वैसे एरियाज दे देने विदाउट द परमिशन। और एक शर्त रखी गई वहां पे, कंडीशन ब्रिटिशर ने किंग को, जो भी सिस्टम एक्सेप्ट करता है, क्या कि कंपनी की परमिशन के बगैर स्टेट विल नॉट वेज वॉर। आप वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, कंपनी कहेगी तब ही वॉर डिक्लेयर होगा, क्योंकि कंपनी की आर्मी है, कंपनी का ऑर्डर नहीं आएगा तो नहीं लड़ेगी। और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट, और दूसरे स्टेट के साथ यदि आपको जोड़ना है तो भी कंपनी की परमिशन के बगैर नहीं जोड़ सकते, ये कंडीशन थी। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। और एक कंडीशन, आपकी जो असेंबली है, आपका जो राजा है, राजा के जो दरबारी है, उसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एक कम से कम होना ही चाहिए, ताकि वहाँ क्या डिस्कस हो रहा है वो कंपनी को पता चले। देखो एक कैसे घुसी जा रही है। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। स्टेट में आपको किसी को नौकरी के ऊपर रखना है, जॉब देनी है, काम देना है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को देना पड़ेगा। दूसरे कोई भी फॉरेन, ना फ्रेंच, ना डच, ना कोई और पोर्टुगीज, किसी और फॉरेनर को आप नहीं दे सकते हो काम। हाँ, तो कौन से ऐसे स्टेट थे जिन्होंने सब्सिडारी एलियंस सिस्टम को एक्सेप्ट करी थी? निज़ाम थे साउथ इंडिया, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर, इन्होंने एक्सेप्ट करी थी ये सिस्टम। ये सिस्टम जो थी ना, एक मार्क का सवाल आ सकता है, द सब्सिडारी एलियंस सिस्टम वाज लाइक स्वीट पॉइजन, मीठा जहर था, लगेगी अच्छी पर आपके पूरे किंगडम को खा जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। बाय इम्प्लीमेंटिंग इसे इम्प्लीमेंट करते हुए वेलेस्ली ने एनेक्सेड मैनी प्रोविंस मतलब एरियाज, कई सारे एरियाज को एनेक्स्ड कर लिया, हड़प लिया, एंड एक्सपांडेड द रूल, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एक्सपांड कर दिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी कहा कि सब्सिडारी सिस्टम बेटा एक्सेप्ट कर लो, पर टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि मर जाऊंगा और ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे ही उसने मना करा, कंपनी ने अटैक किया मैसूर में 1799 में, किसके सपोर्ट से? निज़ाम। फोर्थ मैसूर वॉर था जो टीपू के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का लड़ी थी। टीपू हार गया, अपनी लाइफ हार गया, जिंदगी हार गए, और फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर के सामने लड़ते मर गए। वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग आए, इंडिया के गवर्नर जनरल। ही वेज वॉर, उन्होंने नेपाल के साथ वॉर किया और गुरखाओं को अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया। हेस्टिंग्स फॉट बैटल विद द पिंडारास, जो थे बहुत ही पावरफुल आर्मी मैन थे, उसके सामने लड़े और उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। देखो एक के बाद एक। थर्ड मराठा वॉर हुआ, कंपनी ने उसको हराकर अपनी सुप्रीमेसी इंडिया के ऊपर प्रूव कर दी, एस्टेब्लिश कर दी। इन कंपैरिजन टू अर्लियर गवर्नर जनरल जो भी आए थे, उन सब में जितने भी गवर्नर जनरल अब तक आए थे इंडिया में, उसमें विलियम बेंटिक जो थे वो सबसे लिबरल थे, मतलब होगा चलेगा, फ्रीडम देने वाले गवर्नर जनरल थे। हु वाज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। बेंटिक बिलीव्ड, वो ये मानते थे कि
डिससेटिस्फेक्शन इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग किंग्स जो है इंडिया में रूल कर रहे हैं, उसमें यदि डिससेटिस्फेक्शन हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर के सामने यदि वो डिससेटिस्फाई हुए, मतलब उसके लोग भी डिससेटिस्फाई होंगे, तो होगा क्या कि बहुत सारा नुकसान कंपनी को हो सकता है. ड्यू टू द imperialistic policy adopted by the prominent governor general could not bring about any unity, तो वो उन सबको यूनाइट नहीं कर पाएंगे. So he was very liberal in his deeds, तो उन्होंने अपने काम में थोड़ी लिबरलता दिखाई. ठीक है. उसके बाद है डेलहाउसी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. वहां से तीसरे पार्ट में हम जाएंगे और पढ़ेंगे कि क्या है वो. ठीक है, अभी तक यहाँ रखते हैं. लाइक शेयर करिए, कमेंट खास करिए, और एप्लीकेशन में पूरा कोर्स होगा. आप हर्ष बारिश डाउनलोड कर सकते हो, 9th का पूरा कोर्स वहाँ से सोशल साइंस का पढ़ सकते हो. जय जय भारत, वंदे मातरम. આ ચેનલમાં આટલી બધી લાઈક કરો, નીચે કોમેન્ટ કરજો, બધા સાથે શેર બી કરજો, બેલમાં ટીન ટીન વગાડી દેજો.